प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आशीष अग्रवाल। आज हम 12th क्लास में आपके लिए बहुत ही बढ़िया यूनिट लेकर आए हैं। यूनिट नंबर आपके सेकंड रहेगी, धारा विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट आपका। ठीक है बच्चों, इस यूनिट के अंदर बच्चों आपका केवल एक ही चैप्टर जाता है हमारा। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो हमारा एक ही चैप्टर जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड के एग्जाम में से बच्चों आपका 7 नंबर का आता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये यूनिट है आपकी, वो 7 नंबर की है। ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको पता हो बच्चों, यूपी बोर्ड का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो 95 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 95 मार्क्स का। ठीक है, अब बच्चों हमें 95 मार्क्स को तो करना नहीं होता, क्योंकि उसमें से हमको 70 नंबर का करना होता है, और 30 नंबर हमें कॉलेज से मिलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 70 नंबर हो, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर का हो जाता है। तो अभी हमें 95 नंबर के पेपर में से 70 नंबर चाहिए होते हैं। उस 70 नंबर में से भी 7 नंबर आपके किस में आएंगे? इस यूनिट में आ जाते हैं, यानी कि इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो ये इकलौता चैप्टर है आपका जो कि आपका 7 नंबर का रहेगा। और हमारा वादा है आपसे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे हम आपके सारे पॉइंट को क्लियर करवा देंगे, सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा देंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो चैप्टर हमारा है, ये हम इस चैप्टर को 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इन चारों चैप्टरों को, सॉरी चारों लेक्चरों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपके 100% एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों हमारे ये चैप्टर नंबर 3 लिखा है, ये बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 जाएगा। और वैसे हमारी जो यूनिट थी आपकी बच्चों सेकंड यूनिट, उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपका ये चैप्टर केवल एक ही जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखता अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हमारा जाएगा विद्युत धारा। इसमें हमारा जो पहला हेडिंग है बच्चों आपका, वो पहला हेडिंग भी आपका यही रहेगा। ठीक है, तो हमारा बच्चों पहला हेडिंग क्या है आपका यहाँ पर? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं बच्चों इसमें है क्या। तो जब भी किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है, जब भी किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला अगर आपके याद आ रहा हो, I = Q/T आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चालक होगा। ठीक है, हमारे पास में चालक है, चालक तार होगा या चालक रोड कह देते हैं, क्योंकि जितने भी चालक होंगे सारे आपके धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, और सब में जितने मात्रा में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सामान्य अवस्था में उसमें उदासीन होता है आवेश। ठीक है, तो जब भी हम इसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो प्लस वाला हिस्सा होगा ये वाला माइनस वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों आपके ये वाले, ये क्या कर रहे होंगे? हम जानते हैं कि अगर हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया है तो ये माइनस का हिस्सा हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चालक रोड के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इस हिस्से पे नेगेटिव हो जाने की वजह से नेगेटिव के बीच में एक हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इधर की तरफ चलने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्लस वाले हिस्से पर ये आकर्षित होने लगते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है हमारा, वो प्लस से माइनस की ओर लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके इस साइड में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट यहाँ पर आपका धारा बहती है। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पर? इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि प्लस वाले हिस्से से धारा निकलती है ना, तो धारा आपकी इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा वाला बच्चों? ये वाला, जो ये वाला एरिया जा रहा है ना, ये वाला, इस एरिया को यहाँ, इसको हम यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान के चल लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी किसी धातु किसी पदार्थ के, है ना, जब भी किसी चालक रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से होगा बच्चों आपका आवेश ही तो होगा। ठीक है, आवेश चूंकि हम जानते हैं Q बराबर आपका हो जाता है Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N यहाँ पे क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E की वैल्यू आप जानते हो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा रहेगी आपकी, कि किसी चालक में
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा यानी कि आई बराबर क्या जाएगा आपका Q अपॉन टी। अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो आपकी वैल्यू चली जाएगी आई बराबर NE अपॉन में टी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ पा रही है। तो क्या परिभाषा बन गई इसकी कि जब भी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाहित होता है तो उसको प्रवाहित होने में कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रही है कि वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब अगर वैद्युत धारा आपके पास समझ में आ चुकी है तो यहां से इसका मात्रक बताएंगे। मात्रक क्या बन जाता है आपका, मात्रक यानी कि यूनिट क्या बन जाएगी इसकी क्यू आपका आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम बन गया। टी क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा। लेकिन ऐसे पद्धति में इसका जो मात्रक होता है हम सीधा इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सीधा सीधा हम किस में नापते हैं, एम्पियर में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वीमा होती है, वीमा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, धारा को हम हमेशा दिखाते हैं ए से। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे आपकी, और सॉरी यहाँ पे अगर इसको देख लेते हैं एम्पियर है ना यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी जो यूनिट जाएगी, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो यूनिट जाएगी आपकी कितनी चली जाएगी, ए। एम्पियर की वीमा को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो धारा होती है आपकी वो एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए अगर हमने देखा होगा कि जब घरों की फिटिंग होती है, बिजली फिटिंग होती है, तो उसमें वायर जो होती है वो मोड़ के जाती है, लेकिन करंट उसमें सीधा चला जाता है। ठीक है, मतलब क्या है हमारे कहने का कि यदि आपके पास में कोई एक ऐसा लकड़ी का फ्रेम है, इस पे आप वायर को ऐसे लपेट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक सेल को लगा देते हैं, यहाँ पे आप एक सेल को लगा देते हैं। ठीक है, एक सेल को लगा देते हैं, तो यहां से जो करंट जाएगा वो सीधा आपका इसमें पहुंच जाता है। ठीक है, वो सीधा आपका इसमें पहुंच जाएगा, ये भली तार कितना भी मोड़ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर हमें इसकी दिशा देखनी होती, तो हमें तार को सीधा ही रखना होता। जैसा आप जानते होंगे कि पानी का पाइप जा रहा हो कहीं, तो पानी का पाइप अगर कहीं बीच में मुड़ जाता है तो पानी रुक जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये आपके एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब क्या हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर आपसे कि अगर आपके पास में कोई तार ये है जिसमें यहाँ पर 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है, पॉइंट यहाँ पर हम ए लेके चल सकते हैं, और दूसरे तार से यहाँ पर 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहां से एक जो नया तार निकलेगा आपका, इस हिस्से में जो करंट जाएगा आपका इन दोनों के योग से निकलेगा। ठीक है, कितना, 3 और 2 5 एम्पीयर। बात समझ में आ पाई आपके बच्चों? तो बात क्लियर है ना आपकी? तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, कि जो वैद्युत धारा रहेगी वो क्या रहेगी कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में आवेश प्रवाहित होने की दर को ही धारा कहते हैं। ठीक है, धारा कैसी राशि आपकी यहाँ पर है, अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या जाएगा बच्चों आपका, हमारा बच्चों अगला टॉपिक जाएगा यहाँ पर आपका अपवाह वेग। अपवाह वेग या इसको बोल लेते हैं बच्चों अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका। अब अपवाह वेग क्या होता है बच्चों, सामान्य अवस्था में क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास में ये वाला होगा, हमारे पास से मान लेते हैं कि कोई ये मेटल होगा, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर क्या चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। मतलब क्या, इस तरीके से हमारा कहने का आपसे कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वो गति
करते रहते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से जब ये गति करते रहते हैं तो क्या होगा, तो इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी सभी दिशाओं में अनियमित रूप से होती रहती है, जिससे इसका कुल प्रवाह, आप कह सकते हैं ना कि आवेश के बहने को हम धारा कहते हैं। अब आवेश की बहने को जब हम धारा यहाँ पर कह रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि इस चालक तार में जब आपने कोई सेल या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट नहीं किया है तो धारा फिर भी बहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो गति होती है अनियमित होती है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो जब ये एक डायरेक्शन में नहीं हो रही है, कभी कोई गति इस तरीके से होगी, कोई ऐसे होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो कुल वेग होता है, औसत वेग अगर हम यहाँ पर कहें बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो कुल औसत वेग होगा वो शून्य होता है, जिससे सामान्य अवस्था में यहां पर किसी चालक में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, किसी हम सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं यहां पर आप कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं, तो यहां पर ये पूरा हिस्सा प्लस का हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा माइनस का हो जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा आपका वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, दूसरा बात आपको ये याद रखनी है पहले वाले पॉइंट में आपको, कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत धारा की जो दिशा होती है, वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश आवेश के प्रवाह के विपरीत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, यहां पर एक बात कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर एक, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, दूसरा हम यहां पर कह सकते हैं धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो उसके आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने इसको किसी चालक को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी कि एक सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके जो माइनस का हिस्सा होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वो पॉजिटिव हिस्से की तरफ चलेंगे। तो जब आपका ऐसा हो रहा होगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपसे कि इस हिस्से से धारा आपकी जाने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो, अगर इसको पॉइंट मान के चले एक्स और ये वाई, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाई से एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जो करंट आपका जा रहा होगा उसकी जो दिशा होगी वो एक्स से वाई की तरफ होगी। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके वाई से एक्स जा रहे हैं, तो हम ये आपने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अभी आपको बताया ना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, तो जैसे अभी बताया गया इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड जा रहे होंगे तो धारा आपकी ऐसे जा रही होगी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से धारा जा रही है। ठीक है, बात क्लियर हो पाई आपकी? अगर यहाँ पर ये बात क्लियर हो पा रही है तो अब देखिए क्या होगा, जब सेल्स को लगा देते हैं यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, तो इस केस में इसका औसत वेग शून्य नहीं हो पाता, क्योंकि इनको कुछ अतिरिक्त वेग मिल जाता है जो कि एक दिशा में गति करने लगते हैं। पहले ये अनियमित रूप से गति कर रहे थे, लेकिन बाद में जब हम वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर देते हैं तो उस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, जब वो एक दिशा में गति करने लगते हैं तो उनका औसत वेग शून्य नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों आपको कि किसी चालक तार के सिरों पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग को
औसत वेग को, जो अतिरिक्त औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं, औसत वेग को ही क्या कहते हैं बच्चों, अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, आपको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी डी, बेस में जाएगा डी, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी वेलोसिटी और डी बेस में डाला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, यानी कि अपवाह वेग के लिए या किसके लिए, अनुगमन वेग के लिए। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ पा रही है आपके। अब देखिए बच्चों क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर एक बल लगने लगता है। ये आपके याद आया तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहां से अगर देखें तो कितना बल लगेगा, एफ बराबर क्यू ई, और अगर आपके पास में जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा ई, ई स्मॉल इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों आपसे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, देखिए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहां से F बराबर E कैपिटल ई, यही समझ में आ गया ना, क्योंकि किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया बच्चों। ठीक है, ये बात अगर आपके क्लियर हो पा रही है। अब जब हमने किसी पार्टिकल्स पर फोर्स एक अप्लाई कर दिया, यानी कितना बल लग गया, F लग जाएगा, तो बल आपके ने पढ़ा होगा 11th क्लास में बच्चों कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, करने का प्रयास करता है ना। तो जैसे बल लगेगा इसका मतलब उसका वेग बदल जाएगा, और जैसे वेग बदलेगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। चूंकि त्वरण की परिभाषा होती है बच्चों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस बल लगा देने से इलेक्ट्रॉन्स पर जब ऐसे बल लगेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या चलते हैं ना, एम ई बेस में डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि इस बल के अकॉर्डिंग उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह के चलेंगे, देखिए अतः इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, कितना त्वरण होगा, F बराबर एम ए से देखते हैं तो यहां से A निकल जाएगा और A बराबर आपका जाएगा F अपॉन एम। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर अगर एक मान लें तो यहां से F की वैल्यू को रखा जाएगा तो वैल्यू आपकी बन जाएगी A बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल एम बन जाएगा। ठीक है, और जहां पर हम कह सकते हैं कि जहां जो m होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहेगा। क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ पा रही है आपके, तो आपको दूसरी चीज भी सीखनी होगी, पता करनी होगी। यहां पे देख लिया यहां से, अब जैसे हम यहां पर कह पा रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे किसी चालक में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, तो जो अपने पड़ोसी जो साथ के यहाँ पे धनायन रखे हुए होंगे उनसे टकराते भी रहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, जैसे ही अगर यहाँ पे देख के चले कि अगर आपके पास में कोई चालक तार ये वाला है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये वाले, ठीक है, मान लो ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रूप से गति करते रहेंगे और टकराते रहेंगे, तो दो कर्मागत टक्करों के बीच जो चली की दूरी होती है उसको बोला जाता है माध्य मुक्त पथ। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास में जैसे ये वाला था, ये चालक तार आपके पास में है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पहली टक्कर सी से हुई, फिर दूसरी टक्कर ए से हुई। ऐसा मान के चलें कि अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन्स था तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपका बी से पहले चलता है सी पर, तो सी पे पहली टक्कर हो जाती है और फिर जाता है वो ए पर। तो दो कर्मागत यानी कि सी और ए, दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होती है उसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक है, इसे बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। और इसके बीच यानी कि दो कर्मागत टक्करों के बीच लिया गया जो समय होगा, समय को बोलते हैं
श्रांति काल, क्या बोलते हैं, श्रांति काल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टो से। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपके कि दो कर्मागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, तथा दो कर्मागत टक्करों के बीच लिए गए समय को बोलते हैं शांति काल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टो से। बात क्लियर हो पा रही है? अगर यहां तक बात क्लियर हो पा रही है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जैसे इसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा देने से गति कर रहे थे, तो दो टक्करों के बीच में जो लिया गया समय होगा वो टो होगा। तो उसे पुनः अगर हम यहां पे देखते हैं, पुनः इलेक्ट्रॉन में पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण जो होगा स्मॉल a बराबर आपको हो जाएगा क्या, वेग परिवर्तन। यानी कि वेग परिवर्तन देखें तो पहले से तो औसत वेग 0 था, जब आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था बाद में आपका वेग हो गया था vd, और पहले कितना था 0, समय कितना जा रहा है टो। ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आ गई ना, वेग परिवर्तन, कि पहले जब आपने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, यानी कि अगर ये नहीं होता आपका तो उस केस में औसत वेग था 0। ठीक है, जब आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो उस केस में औसत वेग जो उनका मिलता है, एक्स्ट्रा वेग, जब एक दिशा में गति करने लगते हैं तो उसके औसत वेग को बोलते हैं यहाँ पे अपवाह वेग, जो कि आपका बन जाता है vd। तो vd लगा देने से जो यहाँ पे त्वरण जाएगा उसकी वैल्यू बन जाती है आपकी a बराबर vd अपॉन टो। तो यहां से vd को निकाल लेते हैं तो आपका जाएगा a इंटू में टो। ठीक है, और यहां अगर आप इसको समीकरण नंबर 2 मान के चले तो समीकरण नंबर 2 से a का मान जब रखा जाएगा तो आपकी वैल्यू बन जाएगी vd बराबर स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m इंटू टो। ठीक है, तो यानी कि ये आपका अपवाह वेग का फॉर्मूला हो जाएगा, अपवाह वेग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं टो से रिलेट करता है, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी धातु का ताप बढ़ाया जाएगा तो ताप बढ़ा देने से उसका क्या होगा, उसका ताप बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, कि जो दो टक्करें, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी चालक तार का ताप घटा देते हैं तो श्रांति काल पर क्या असर पड़ता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, तो दो कर्मागत जो टक्कर होती हैं पहले बहुत आराम से हो रही होगी, जैसे अगर ताप बढ़ा दिया जाता है, ताप को अगर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो श्रांति काल क्या होगा, मतलब टक्कर बहुत तेजी से होगी, है ना। और जब टक्कर बहुत तेजी से होगी तो उस केस में जो आपका श्रांति काल रहेगा, श्रांति काल क्या है, यानी कि टो यानी कि समय। तो ताप बढ़ा देने से श्रांति काल यानी कि समय जो है आपका वो घट जाएगा, टक्कर चूंकि जल्दी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ पा रही है आपकी। तो अपवाह वेग हम यहाँ पर कह सकते हैं, या श्रांति काल के बारे में कह सकते हैं कि वो ताप पे निर्भर करता है, ताप बढ़ा देने से श्रांति काल का मान घट जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो पाई बच्चों आपकी। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। यहां पर हम अगला टॉपिक जाएगा बच्चों हमारा, क्या जाएगा, वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो देखिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, कैपिटल ए। कितना होगा, कैपिटल ए। ठीक है, अब अगर कैपिटल ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसको किसी
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाने से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चालक तार की कोई अपनी लंबाई रही होगी, एल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माना कोई चालक तार रहेगा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए रहेगा, उसकी लंबाई आपकी स्मॉल एल रहेगी, और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगा देते हैं, जैसे आपने सेल लगा रखा है, ठीक है, तो वहां पर उसके सिरों के बीच में कितना विभवांतर बन जाएगा, है ना। चूंकि आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी पे होता है ना 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा आपको पता लगाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर जाएगा आपके, कोई चालक तार जिसकी लंबाई एल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं तो उसके सिरों पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि अगर इसके सिरों के बीच में विभवांतर आपने वी अप्लाई कर दिया है, ये वाला लगाया ना वी आपने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चला जाएगा, वी अपॉन एल चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 मान के चल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके याद आ रहा हो, चैप्टर नंबर हमने 2 पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वहां पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, E बराबर माइनस के डी वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि माइनस बस ये बताता था कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। ठीक है, तो ये बात अगर आपके क्लियर हो जाती है यहाँ से, तो उसके बाद चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे होंगे ना वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये आगे की तरफ यहाँ पर गति कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि माना चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, तब चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आपका जाएगा एकांक आयतन में संख्या और कुल चालक का आयतन। ठीक है, तो एकांक यानी कि स्मॉल एन, और यहाँ पे आपका जाएगा चालक का आयतन, चालक का आयतन। आप देख के बताइए चालक का आयतन कितना बन जाएगा। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो एरिया होगा ये वाला, वो ए था, ठीक है, उसकी लंबाई एल थी, तो इसका जो आयतन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया की जो यूनिट बनती है हमारी मीटर स्क्वायर बन जाती है, और मीटर लंबाई की क्या बन जाती है, मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और मीटर क्यूब होती है आपकी यूनिट किसकी, आयतन की। ठीक है, तो कितनी संख्या निकल कर जाएगी आपके यहाँ पे, एन इंटू में ए इंटू एल। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या निकल कर आ गई है। लेकिन अगर हमको कुल आवेश चाहिए, तो कुल आवेश आप जानते हैं ना, आवेश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम पूरे चालक में निकालना है कि पूरे चालक में कितना आवेश होगा, अतः पूरे चालक में आवेश Q बराबर क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज, चार्ज यानी कि स्मॉल ए। अब ये जो n का मान है ना, ये जो n का मान है ये वाला, ये यहां रखा जाएगा, तो आपका बन जाएगा Q बराबर n इंटू ए इंटू एल इंटू में E। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। ये आपका कुल आवेश निकल के आ चुके इस चालक तार में कि कितना आवेश रहेगा। ठीक है, अगर ये आपके बात समझ में आ पा रही है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके सामने ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे होंगे, तो ये जो एल दूरी है, इस एल मतलब इस एल दूरी को पार करने में या चलने में स्मॉल टी समय लगता है,
ठीक है, स्मॉल टी समय लगता है, तो उसको निकालेंगे कि वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी। तो यहां पर मान लेते हैं एल दूरी को चलने में लगा समय कितना होगा, टी हो, तब क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद होगा आपके, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी होगी, वीडी होगी, दूरी कितनी होगी, एल होगी, समय कितना होगा, टी होगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, एल अपॉन में वीडी। ठीक है, एल अपॉन में वीडी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि अतः अतः क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, कि चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अतः चालक तार में प्रवाहित धारा, तो धारा बराबर क्या होता है कि कुल आवेश बटे समय। ठीक है, तो यहां से क्या काम करेंगे हम, कि एक तो Q का मान रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक T का मान रखा जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू देखिए क्या बन जाती है आपकी, एन ए एल इंटू ई अपॉन में, जब वैल्यू यहां से रखी जाएगी तो एल अपॉन में वी डी जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ जाती है आपके, तो यहां से देखें एल से एल खत्म हो जाएगा और वी डी चला जाएगा आपका ऊपर, तो आपका बन जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी। यही आपका हेडिंग था। हेडिंग क्या था आपका, अगर ये आपको याद हो, हेडिंग था ना आपका अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो यहाँ पे देखिए अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, यानी कि अपवाह वेग वीडी और धारा यानी कि आई, ये संबंध आपका आ चुका है। और ये संबंध बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस करने में मदद करता है आपकी। ठीक है, और ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध लिखे, तो उस केस में आपको केवल यही लिख के आना होगा, आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, इसके बाद चलो बच्चों अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका अगला टॉपिक जाएगा बच्चों हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व को बच्चों जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई भी एक चालक तार है, तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से यदि कोई चालक तार प्रवाहित हो रहा है या निकल रहा है, तो उसमें कितनी धारा जाएगी आपकी। मान लेते हैं कि उसमें हमारी धारा प्रवाहित हो रही है स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई धारा निकल रही इस पॉइंट पर। ठीक, तो जो आपका धारा घनत्व होता है जे, जिसे हम कुछ जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी बिंदु पर गुजरने वाली धारा, यानी कि गुजरने वाली धारा कितनी, आई, और उस हिस्से पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए का जो अनुपात है उसी को बच्चों में यहाँ पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ पाई आपके। धारा घनत्व क्या है बच्चों आपका, कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी बिंदु से गुजरने वाली धारा यानी कि आई तथा उस क्षेत्रफल के अनुपात को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। यह एक सदिश राशि होगी। पहले बात कर लेते हैं इसका मात्रक के बारे में। इसका मात्रक जाएगा बच्चों आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां से इसकी विमान निकल कर जाएगी, आपकी विमान निकल कर जाएगी, एम्पियर की बन जाएगी ए और मीटर स्क्वायर की चली जाएगी L2। इसको सही कर लेंगे तो बन जाएगी आपकी L-2 और ए, ये इसकी विमा हो जाएगी। राशि कैसी होगी, ये सदिश राशि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। परिभाषा याद रहेगी आपके कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी बिंदु से गुजरने वाली धारा तथा उस क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है
तो आपका अगला टॉपिक जाएगा यहाँ पे बच्चों, आपका एक संबंध पूछ लिया था बोर्ड के एग्जाम में। संबंध क्या आ जाता है? धारा घनत्व यानी कि J तथा अपवाह वेग यानी कि VD में संबंध। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। इसमें आपको बहुत सिंपल सा करना है। हम जानते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, तो आपको यही लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो जैसे आप ये लगा के चलेंगे तो आपका जाएगा I बराबर NEAVD। ठीक है, यहां से A को नीचे ले आइए तो आपका बन जाएगा I अपॉन A बराबर NEVD। ठीक है, और अभी आप पढ़े यहाँ पर कि J बराबर का होता है I अपॉन A, तो इसके स्थान पे क्या मैं J नहीं रख सकता? तो जब J रख दूंगा तो मेरा जाएगा NEVD। J कैसे रखा? अभी पढ़ा हमने, ये रहा I अपॉन A को J कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने पढ़ लिया आपका, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका हेडिंग था धारा घनत्व J यानी कि J आ गया, अपवाह वेग यानी कि VD आ गया, में संबंध। तो आपका संबंध क्या बन गया? J बराबर NEVD। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है आपके, तो अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे हम। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग जाएगा आपका गतिशीलता। ठीक है, क्या हेडिंग है आपका बच्चों? अगला गतिशीलता। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अपॉन E। तो यहां से इसकी परिभाषा बनाने के लिए आप E को यहां पर 1 मान लीजिए। यदि E बराबर का जाता है यहाँ पे 1 न्यूटन बटे कूलम, तब आपका चला जाएगा यहाँ पे म्यू बराबर VD। ठीक है, तो यहां से इसकी एक परिभाषा बन जाती है। परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी चालक के, या हम कह सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक यानी कि 1 हो गया ना वैल्यू, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित अपवाह वेग उस चालक तार के उस आवेश वाहक की, जो भी आवेश चल रहा होगा, आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो जा रहा होगा आवेश, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित अपवाह वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा बनी इसकी? एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक की जो अपवाह वेग होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित अपवाह वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? म्यू से। ठीक है, म्यू से प्रदर्शित कर लिया जाएगा। अब इसके बाद में इसका मात्रक, इसकी विमा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम पूछी जाती है। तो पहले अगर हम यहाँ पे मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए मात्रक क्या जाएगा इसका? V जो है आपका, ये VD जो है आपका वेग है, तो वेग का मात्रक क्या जाता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब E क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, या दूसरा मात्रक इसका अगर आपको याद आ रहा हो तो दूसरा मात्रक हमने पढ़ा था E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, और एक पढ़ा था हमने E बराबर F अपॉन Q। तो उसके अकॉर्डिंग तो जाएगा न्यूटन बटे कूलम, और उसके अकॉर्डिंग आता है वोल्ट पर मीटर। लेकिन है दोनों मात्रक किसके? E के ही, तो हम वोल्ट पर मीटर भी लगा सकते हैं और हम न्यूटन बटे कूलम भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम मिलेगा वो वोल्ट पर मीटर के एग्जाम से मिलेगा, तो इसलिए इसका जाएगा वोल्ट पर मीटर। तब ये मीटर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसकी विमा के बारे में बात करते हैं कि इसकी विमा कितनी बन जाएगी, तो विमा देख लेते हैं। मीटर की विमा जाएगी L,
2, ठीक है। और वोल्ट की विमा क्या चली जाएगी आपकी, वोल्ट की विमा, वोल्ट की विमा अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, मैंने कल बताया थी आपको कि V बराबर आप W बटे Q से निकाल सकते हैं, V बराबर ML2 T माइनस के 2 बटे में AT। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा आपका ML2 T माइनस के 3 A माइनस के 1, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका ML2 T माइनस के 3 A माइनस के 1, और सेकंड के लिए चला जाएगा आपका T। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जाएगा आपका m की पावर माइनस के 1, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, T 1 और 3 माइनस के 2 बचेंगे, ऊपर जाके प्लस के 2 जाएंगे, और A ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी विमा आ चुकी है, पास आ गई। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो गतिशीलता होती है वो हमेशा धनात्मक होते हैं, वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो आज तक के लिए फिलहाल अभी हमारा टॉपिक इतना ही होगा। अब इस पर रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ पर। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से, आपको दे रखा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आपका 0.7 एंगस्ट्रॉम रेडियस, यानी कि आपको R दे रखा है बच्चों 0.7 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो आपका जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ठीक है। कल हमें 6.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो आपको वेग दे दिया, अनुगमन वेग मान के चलेंगे इसको 6.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में इतनी चाल से वो चल रहा है, ठीक है। कक्षा में तुल्य धारा आपको निकालनी है, तो आपको आई निकालना है। तो आपको आई निकालने के लिए आपको ये चाहिए पता आपको कि जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, आई बराबर कुल आवेश बटे धारा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम यहाँ पर धारा कहते हैं, तो आवेश बटे समय आ जाएगा। तो आवेश के लिए आपको बच्चों यहाँ पे चाहिए Ne/T, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने चक्कर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। उसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे करना होगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चक्कर में हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक चक्कर में लगा समय, जो लगा समय होगा वो T मान लेते हैं, और समय बराबर, चूंकि जैसे वो एक सर्कल में घूम रहा होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समय लिया जाएगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा, ठीक है। तो समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे तो दूरी कितने जा रहा है, वो 2πr जा रहा होगा, उसकी जो परिधि होगी, चाल आपका यहाँ पे VD चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक चक्कर में आया, ठीक। तो अगर ये एक चक्कर में लगा समय है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितना लगेगा समय, एक सेकंड में चक्कर की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या, यानी कि n निकालें तो 1/t हो जाएगा, 1/t की जगह वैल्यू रखी जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा जाएगा, VD/में 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस n की वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा। तो जैसे ही आप रखते हैं तो वैल्यू बन जाएगी आपकी VD इंटू E/ में 2πr इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा, तो जब वैल्यू इसकी पुट की जाएगी आपकी यहाँ पर, तो देखिए क्या बन जाता है, I बराबर आपका यहाँ बन जाएगा, VD की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 4, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में 2, I की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू कितनी आ रही है 0.77 है ना। तो क्या इसको हम यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा ना आपको यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं कि जो पाई की वैल्यू हमने यहाँ रखी है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7, जिससे हमारी गुना भाग थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। इंटू 10 की पावर माइनस के कितना 10 चला जाएगा, और यहाँ पर एक सेकंड, चूंकि यहाँ पे एक सेकंड में निकाले हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट को हटा के नीचे यहाँ पे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक 0 लग जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट को जैसे आप हटा रहे होंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा फिर आपका 10 बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको देखें अगर यहाँ पे तो क्या कर सकता है, तो 2 से अगर इसको काटें तो ये 8 बार कट जाएगा, ठीक है। और 22 दिया 66, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 22 से 66 3 बार कट जाएगा ना। तो अब देखें यहाँ पे क्या बचता है आपका, आई बराबर 3 गुना 8 पावर अगर चेक कर लेते हैं तो जो 10 पावर है ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे 10, है ना। 10 और 4 14, तो प्लस की 14 और गुना 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा 8 के 24, 24 गुना 10 की पावर माइनस के 5 एम्पियर। तो आपका इतना करंट ये चला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, 2022 में आया तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम अपना, अब अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगले सवाल में कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 मिलीमीटर, तो आपको आर दे दिया 0.5 मिलीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर चला जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा 0.5 एम्पियर, आपको दे दिया आई बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है, की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि आपको एन दे दिया 4 इंटू 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब हो, ठीक है। तो उसका अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग आपको बताया गया था, यानी कि आपसे पूछ लिया कि वीडी की वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे, आई बराबर आप लगा सकते हैं एन ई ए वी डी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि वी डी तो आपको दे रखा है, सॉरी वी डी तो आपको निकालना ही है, ठीक है। आपको अगर वी डी निकालना है तो आपका बन जाएगा आई अपॉन में एन ई ए, ठीक है। अब एन दे रखा है आपको ई, इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होती है, वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, वीडी बराबर इसको लिख लेंगे आई अपॉन में एन ई, इसको कर लेंगे चेंज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे कितना जाएगा 0.5 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 28, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। पाई का मान क्या चला जाएगा यहाँ पे, पाई का मान चला जाएगा आपका 3.14 और आर का मान चला जाएगा आपका यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि स्क्वायर है ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, स्क्वायर अगर ये है तो वैल्यू देखते हैं यहाँ से, तो 0.1 हटा के यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2.234, तो यानी कि यहाँ पे 4 जीरो जाएंगी, 2 इससे आ गई, 1 इससे आ गई, प्लस 1 इससे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 5 पंजे 25 चौका 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा यहाँ पे, कितना बच जाएगा, पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या बचाती है आपकी। यहाँ बचाएगा एक तो 5 आपका, ठीक है, यहाँ बचा 16 आपका, यहाँ बचा आपका 314, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। उसके बाद देख लेते हैं पावर कितनी बच जाती है, तो माइनस की 6 और माइनस की 19, तो माइनस की 25 होगी, 25 में 28 में से 25 चलेगी तो कितनी बचेगी 10 की पावर 3, ऊपर कितना बच रहा है बच्चों यहाँ आपका 2 पावर, ठीक है। तो अगर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर उसको सही कर लेते हैं तो वैल्यू कितनी बच जाती है आपके पास में यहाँ पे, अगर इसको देख लेते हैं वीडी बराबर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर 3 पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए कैसे किया जाएगा बताइए बच्चों कैसे करें इसको यहाँ पे सॉल्व, इसको काट लिया जाएगा। वीडी बराबर अगर इसको काटें यहां से इसको, तो क्या बच जाती है वैल्यू आपकी 8 दूनी, सॉरी 8 दूनी का 8 से काटें इसको, एक काम कर लेते 4 से काट लेते, 4 चौक 16 और इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 25 पंजे 125 चला गया 125। अब इसकी अगर गुना कर लेते हैं यहाँ पे तो वैल्यू चली जाएगी आपकी 4 चौक 16 का
6 का हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, 4 तिया 12। ठीक है, अब ये पावर जो होती है ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस की पावर, माइनस की 3 पावर। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा किया जा सकता है लगभग लगभग में कि हम यहां पर अपने पास से इसमें 12 50 सॉरी इसमें 10 से गुना कर दें और 10 से यहां पे भाग कर दें, तो कितना बन जाएगा 12 56। ठीक है, और ये पावर ऊपर जो जा रही है माइनस की 3, तो ये तो यहां पर आ गई। तो वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहां पर 10 से गुना कर दिया, 10 से भाग कर दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो पावर थी ये तो चली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 1250 बटे 1256 और पावर आ जाएगी आपकी माइनस की 4। और लगभग लगभग इसको देखा जाए तो ये 1256 जा रहा है, 1250 जा रहा है, तो लगभग लगभग ये पूरा पूरा एक बार कट जाएगा लगभग। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसकी आंसर बन जाएगा आपका वीडी बराबर आपका जाएगा लगभग में 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक आपको? तो सवाल क्या था आपका कि 0.5 मिलीमीटर रेडियस त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी दे रखी है तो उसका अनुगमन वेग कितना होगा? तो अनुगमन वेग कितना आएगा? 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगले सवाल में क्या कहता है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है किसी चालक में 3.2 एम्पियर यानी कि आपको आई दे दिया 3.2 एम्पियर धारा बह रही हो, तो प्रति सेकंड यानी कि टी बराबर 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया आपसे, तो फॉर्मूला आप लगा लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लगा लेंगे फॉर्मूला बच्चों आप? यहाँ पे आई बराबर Q/T और Q की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे Ne/T। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा I × T/E चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए I की वैल्यू कितनी है 3.2, T का मान कितना 1 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, तो 16 दूनी 32, 2 बार कट जाएगा और ये पावर पर जाके प्लस की हो जाएंगी। तो आपका आंसर जाएगा n बराबर 2 × 10⁻+19। ठीक है, तो चेक करके बताओ कौन सा जा रहा है? पहला ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, आपको सवाल समझ में आ पा रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।